दिल्ली के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर 4 सदस्य हैं, 2 माता पिता और 2 उनके छोटे से बच्चे हैं। जो परिवार का मुखिया है उसका नाम है कार्तिक। कार्तिक जो कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वह वहीं पर दिल्ली में रहकर ही सब्जियों का छोटा मोटा काम किया करता है, जिस काम से उसके घर का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता है। कार्तिक की पत्नी का नाम है खुशी। खुशी जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वह पढ़ी लिखी भी है। अब दिन के समय में कार्तिक सब्जियों का काम करने के लिए घर से बाहर जाया करता है और खुशी घर के अंदर रहकर बच्चों की देखभाल किया करती है। अक्सर खुशी दिन के समय में मोहल्ले की महिलाओं के साथ बैठ जाया करती है और उनसे बातें करती रहा करती है। इसी तरह से एक दिन वह मोहल्ले की महिलाओं के साथ बैठी हुई थी, तो वहीं पर वह मोहल्ले की महिलाएं उससे उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछने लगती हैं। तो खुशी उन्हें बताती है कि उसने ग्रेजुएशन कर रखी है। इस बात को सुनने के बाद मोहल्ले की महिलाएं उससे कहने लगती हैं कि अगर तूने ग्रेजुएशन कर रखी है तो तुझे नौकरी करनी चाहिए, ताकि तेरे परिवार का और भी बेहतर भविष्य हो सके। अब इस बात को सुनने के बाद खुशी को भी ये बात सही लगती है और जैसे ही शाम को कार्तिक सब्जियों का काम करने के बाद वापस आता है तो उससे इस बारे में बात करने लगती है। पहले तो कार्तिक उससे मना करता है, कहता है कि घर के गुजर बसर के लिए जितने भी पैसे चाहिए होते हैं उतने मैं कमा लिया करता हूं, अब तुम नौकरी करके क्या करोगी। लेकिन जो खुशी होती है वो उससे जिद करती है और इसी जिद के कारण कार्तिक अपनी पत्नी का कहा मानने के लिए विवश हो जाता है। उसके बाद खुशी उससे कहती है कि ठीक है, कहीं अच्छी सी जगह देखकर तुम ही मेरी नौकरी की बात कर लो। तो जो कार्तिक होता है पास ही के कोचिंग सेंटर में चला जाता है और वहां पर अपनी पत्नी की नौकरी की बातें करने लगता है। बात करने के बाद वो लोग उसे बताते हैं कि हाँ आप ऐसा करो, कल अपनी पत्नी को भेज देना, उसका इंटरव्यू हो जाएगा और जिस पोस्ट के वो लायक होगी उस पर उसे नौकरी दे दी जाएगी। इसके बाद दूसरे दिन कार्तिक की पत्नी खुशी वहां पर जाती है और वहां पर इंटरव्यू देती है। इंटरव्यू के बाद उसे पता चलता है कि उसे इस इंस्टीट्यूट के अंदर रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल गई है और उससे उसे 15,000 रुपये मिला करेंगे। अब खुशी को 15,000 रुपये मिलते हैं तो उसे इस बात की बड़ी खुशी होती है। वह सोचने लगती है कि मैं तो 15,000 रुपये कमाया करती हूँ और ये पैसे अलग से मुझे बच जाया करेंगे। इधर उनके छोटे छोटे बच्चों की देखभाल के लिए कार्तिक ने अपनी माँ को गाँव से बुला लिया था और वह अपनी माँ को वहीं पर रखने लगा था जो उसके बच्चों की देखभाल किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ खुशी को नौकरी करते हुए 2 महीने बीत जाते हैं। अब जैसे उसको 2 महीने कंप्लीट हुए थे तो उसके बाद एक दिन अचानक से खुशी अपने पति कार्तिक से लड़ाई करने लगती है। कहती है कि तुम तो गवार हो और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अब इस बात को सुनकर जो कार्तिक होता है वो एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि वही खुशी जो कल तक उसे बेइंतहा प्यार किया करती थी आज वो उससे गवार कह रही है और कह रही है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। इस बात को सोचकर वो बड़ा ही परेशान है। फिर भी वह खुशी को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि खुशी आखिर बात क्या है, तुम मुझे बात बता सकती हो, अगर कोई भी दिक्कत है तो हम उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन खुशी रट लगाए बैठी थी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना और मुझे तुमसे तलाक चाहिए। अब इस बात को सुनकर कार्तिक की मां भी खुशी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन खुशी किसी की एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती है और वह लड़ाई करते हुए अपना पूरा सामान पैक करती है और सामान पैक करने के बाद उस घर से चली जाती है। खुशी ने एक किराए का कमरा ले लिया था जिसके अंदर वो अकेली रहना चाहती थी। अब इसके बाद यह बात खुशी के मायके वालों को भी पता चलती है और वह लोग भी खुशी को समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोस्तों कार्तिक और खुशी की शादी अरेंज मैरिज थी, तो इसी वजह से उसके मायके वाले भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुशी उनकी भी एक बात नहीं मानती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ कार्तिक और खुशी दोनों एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। अब तलाक के बाद जो खुशी है उस किराए के कमरे में रहा करती है और कार्तिक अपने घर में अपने बच्चों और अपनी माँ के साथ रहा करता है। लेकिन जब से कार्तिक की पत्नी उसे छोड़कर गई है तब से कार्तिक का कहीं पर भी मन नहीं लगा करता है और वह अपने रोजगार की तरफ भी ध्यान नहीं देता है। वह अक्सर घर के अंदर गुमसुम सा घूमा करता है। तो जो कार्तिक की माँ थी वो उसे समझाती है, कहती है कि बेटा जो भी तुम्हारी पत्नी ने किया उसमें उसकी मर्जी थी, तो उसकी वजह से तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद क्यों कर रहे हो। अगर तुम अच्छे से नहीं कमाओगे तो तुम्हारे बच्चों की जिंदगी भी खराब होगी और इसी वजह से इनको बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। तो इसके बाद जो कार्तिक होता है वह अपने बच्चों की तरफ देखता है और बच्चों की तरफ देखने के बाद खुशी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देता है। उसके बाद कार्तिक दोबारा से मेहनत करने लगता है और अपने बच्चों का भरण पोषण करने लगता है। धीरे धीरे कार्तिक का तलाक हुए 1 साल हो गया था और इस 1 साल के दौरान जो कार्तिक का काम था वो और भी ज्यादा बढ़ गया था,
पहले तो वह ऐसे छोटा मोटा सब्जी का काम किया करता था, लेकिन अब वो सब्जी का थोक विक्रेता बन गया था। वह मंडी से सब्जी उठाया करता और उसको इधर उधर छोटी मोटी दुकानों पे सप्लाई किया करता। कार्तिक का काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। अब तभी एक शाम को कार्तिक की माँ कार्तिक से कहने लगती है कि बेटा, बच्चे भी छोटे हैं और मैं भी बूढ़ी हो चली हूँ, तो क्यों ना तुम दूसरी शादी कर लो। अब इस बात को सुनने के बाद कार्तिक थोड़ा सा सोच विचार करता है और अपनी माँ से दूसरी शादी के लिए मना कर देता है। कहता है कि माँ, अगर मैं दूसरी शादी कर लूंगा तो मेरे बच्चों का फ्यूचर और भी ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि दूसरी पत्नी आकर इनके साथ न जाने कैसा व्यवहार करे और फिर उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहा करेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी पर कोई भी आँच आए, तो इसी वजह से मैं दूसरी शादी जीवन भर नहीं करूँगा। मैं अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर लूँगा और उसके बाद मेरे बच्चे मेरी देखभाल कर लेंगे। इसी सोच के साथ कार्तिक दूसरी शादी के लिए मना कर देता है और इसी तरह से काम करता रहता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ अब कार्तिक के तलाक को 4 साल हो गए थे और इन 4 सालों के दौरान उसके बच्चे स्कूल जाने योग्य हो गए थे और थोड़े से समझदार हो गए थे, यानी कि वो अपने पापा से तरह तरह की ख्वाहिशें किया करते और उन ख्वाहिशों को जो कार्तिक होता है हंसी खुशी उनकी पूरी कर दिया करता। इसी तरह से एक दिन जो कार्तिक का बेटा होता है वो उसे कहीं घूमने के लिए कहने लगता है। अब इसके बाद कार्तिक पहले तो अपने बेटे से मना करता है, कहता है कि बेटा मुझे काम है और मैं काम नहीं करूंगा तो हम लोग खाना कहाँ से खाएंगे। तो उसके बाद वो कह देता है कि पापा, एक दिन में थोड़ी ना ऐसा होता है, एक दिन तो आप हमारे लिए निकाल ही सकते हो। तो कार्तिक को भी बच्चों की जिद के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं और वह अपने बच्चों को घुमाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरे ही दिन कार्तिक अपने दोनों बच्चों को लेकर चिड़ियाघर घूमने के लिए चला जाता है। वहां पर जाने के बाद अपने बच्चों के साथ चिड़ियाघर देखता है और चिड़ियाघर देखने के बाद जैसे ही वहां से वापस आ रहा था तो रास्ते में अचानक से उसे एक पागल महिला दिखाई देती है। अब कार्तिक जैसे उस महिला की तरफ गौर से देखता है तो वो एकदम से उसे पहचान जाता है। दोस्तों, वह महिला और कोई नहीं, उसकी वही पत्नी खुशी थी जो उसे छोड़कर गई थी। अब कार्तिक को ना तो ये पता था कि वो कहाँ गई है और ना ये पता था कि वो किस लिए उसे छोड़कर गई है। उस महिला की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसके बाल बिखरे पड़े थे और मैले कुचैले कपड़े उसने पहन रखे थे और देखने से लग रहा था कि ये भीख मांगकर खाया करती है। उसके बाद कार्तिक उसके पास जाता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी साइड में एक चाय वाले की दुकान थी तो वह उसे बताता है कि साहब ये बात नहीं कर सकती, ये तो पागल है और ऐसे ही इधर उधर घूमा करती है। अब इस बात को सुनने के बाद कार्तिक को बड़ा ही बुरा लगता है और उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। जब वो खुशी के साथ उस घर में रहा करता था तो कितनी अच्छी से उनका समय व्यतीत हुआ करता था, लेकिन आज खुशी पागलों की बात ही इधर उधर घूमा करती है। उसके बाद कार्तिक थोड़ी देर तक कुछ सोचता है और सोचने के बाद उन व्यक्तियों से पूछने लगता है कि इसकी देखरेख कौन करता है। तो वे लोग बताते हैं कि इसकी देखरेख कोई भी नहीं करता, ये ऐसे ही इधर उधर घूमा करती है। तो कार्तिक उसे अपने साथ एक ऑटो में बैठाता है और बैठाने के बाद सीधा हॉस्पिटल ले जाता है जहां पर पागलों का इलाज किया जाता था। वहां पर जाने के बाद कार्तिक उसे एडमिट करा देता है और डॉक्टर साहब से कहता है कि डॉक्टर साहब, इसे जल्द से जल्द ठीक कर दो और मैं इसे ठीक देखना चाहता हूँ। पैसा चाहे जितना भी खर्च हो जाए, आप केवल फोन पर मुझे बता दिया करना और जब ये ठीक हो जाए तो मुझे इस बात की खबर कर देना। कार्तिक अपना नंबर और नाम वहां पर लिखवाकर वहां से चला जाता है और उसके लिए लगातार पैसे भेजता रहता है। कार्तिक के दिमाग में बार बार ये बात घूमा करती है कि खुशी के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसकी हालत ऐसी हो गई, लेकिन उसका जवाब जानने के लिए उसे खुशी से ही बातें करनी होंगी और खुशी अभी बातें करने की कंडीशन में नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ खुशी की तबीयत में सुधार होने लगता है। डॉक्टर साहब कार्तिक को बताते रहते हैं कि धीरे धीरे उनकी तबीयत में सुधार आ रहा है, जिनको तुम एडमिट करके गए थे, और इसी तरह से 6 महीने और बीत जाते हैं। अब 6 महीने बाद अचानक से डॉक्टर साहब का फोन आता है और वह कार्तिक को बताते हैं कि तुम्हारी पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो गई है और अब बेशक से आप उसे डिस्चार्ज करवा सकते हो। इस बात को सुनने के बाद कार्तिक अपने मन के सवालों को लेकर सीधा उस हॉस्पिटल पे पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वह जैसी खुशी के सामने आता है और खुशी कार्तिक को देखती है तो कार्तिक को देखते ही खुशी फूट फूट कर रोने लगती है। अब उसको रोता हुआ देखकर कार्तिक के मन में और भी ज्यादा सवाल उठने लगते हैं और वह सोचता है कि कहीं इसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। इसके बाद वह उसको चुप कराता है और उससे रोने का कारण पूछने लगता है। खुशी थोड़ी सी शांत होती है और शांत होने के बाद कार्तिक से माफी मांगने लगती है। कहती है कि कार्तिक मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा साथ छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी और उस गलती की बहुत बड़ी सजा मुझे मिल चुकी है। इसके बाद जो कार्तिक होता है उससे कहता है कि चलो माफी तो छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? तुम तो अच्छे से नौकरी किया करती थी और पढ़ी लिखी भी थी, और फिर तुम्हारा ऐसा हाल कैसे हो गया? तो उसके बाद जो खुशी होती है अपनी पूरी कहानी कार्तिक को बताने लगती है। वह कहती है कि कार्तिक, जब मैं नौकरी करने के लिए उस जगह पर जाया करती थी तो वहां पर एक लड़का आया करता था और वो मेरी बहुत ही ज्यादा तारीफ किया करता था।
धीरे धीरे उसने मुझसे पूछ लिया था कि तुम्हारे पति क्या करते हैं, और जैसे ही मैंने उसको बताया कि मेरे पति सब्जी का काम किया करते हैं, तो वह मेरी तारीफों के साथ साथ मुझसे कहने लगता है कि कहाँ तुम उस गंवार के चक्कर में पड़ रही हो, तुम तो पढ़ी लिखी हो और तुम्हारे जैसी महिला विदेश जाकर भी काम कर सकती है। तो मैं उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई थी और इसी वजह से मैंने तुम्हें तलाक दिया था। तलाक देने का कारण अब कार्तिक के समझ में आ गया था, लेकिन अभी कारण बाकी था कि उसकी हालत ऐसी कैसे हुई। उसके बाद खुशी कार्तिक को बताती है कि जब मैंने तुम्हें तलाक दे दिया था तो मैं अलग से एक रूम में रहने लगी थी। तलाक के बाद मैं वहीं पर काम करने लगती हूँ और काम करते करते एक दिन अचानक से वो लड़का वहाँ पर आ जाता है और मैं उससे कहने लगती हूँ कि मैंने अपने पति को तलाक दे दिया है और तुम विदेश में नौकरी कराने की बात कर रहे थे ना, तो मेरी विदेश में नौकरी लगवा दो, क्योंकि खुशी को विदेश जाना बड़ा ही पसंद था। इसके बाद वह लड़का पहले तो उसे ऐसे ही टारता रहता है, लेकिन उसके बाद एक दिन वह उससे कहता है कि अगर तुम्हें विदेश जाना है तो पहले तुम्हारे पासपोर्ट और वीजा तैयार करवाने होंगे और उसके लिए तुम्हें एक व्यक्ति से मिलना होगा। इस बात को कहकर वो मुझे एक व्यक्ति के पास ले जाता है, लेकिन वह व्यक्ति मेरा नाजायज फायदा उठाना चाहता था। इसके बाद मैंने उसे मना कर दिया और मना करने के बाद वापस से अपने उसी काम को करने लगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता है और समय के साथ साथ मैं तुम्हारे बारे में और बच्चों के बारे में सोचा करती हूँ। सोच सोच कर मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहा करती हूँ और इसी वजह से अपनी नौकरी पर भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो उसके बाद जहाँ पर मैं नौकरी किया करती हूँ वो लोग भी मुझे नौकरी से निकाल देते हैं और मैं घर के अंदर ऐसे ही रहने लगती हूँ। अब उस घर के अंदर के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं घर के अंदर रहा करती थी, इतना ही याद है। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं है। इन बातों को कहते हुए खुशी फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पास भी नहीं आ सकती थी, क्योंकि तुमने तो मुझे कई बार समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने ही अपनी मर्जी से तुमसे तलाक लिया था। अब इसके बाद खुशी फूट फूट कर रोती रहती है और कार्तिक से माफ़ी मांगने लगती है। जो कार्तिक होता है वो खुशी को माफ़ करता है और माफ़ करने के बाद उससे कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो तुम दोबारा से मेरे साथ चल सकती हो। मैंने भी अभी तक शादी नहीं की है और बच्चे भी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। इसके बाद कार्तिक खुशी को अपने साथ ले जाता है और जैसे ही वो खुशी को लेकर अपने साथ अपने घर पहुंचता है तो वहां पर उसकी माँ उसे देखकर एकदम से गर्म हो जाती है। वह कहने लगती है कि तुम फिर से इसको ले आए, इसने तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद करती थी। लेकिन जो कार्तिक होता है वह पूरी कहानी खुशी की अपनी माँ को बताता है और कहता है कि माँ, इसके साथ बहुत बुरा हुआ है, इसको किसी ने विदेश जाने का झांसा दिया था और उसी वजह से इसके साथ गलत करना चाहता था, लेकिन इसकी जान बच गई, इतना ही काफी है। अब इस पूरी कहानी को सुनने के बाद जो कार्तिक की माँ होती है वो भी खुशी को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि कार्तिक किसी और से शादी करने के लिए तैयार नहीं था और खुशी अपने बच्चों की देखभाल दोबारा से अच्छी तरह से कर सकती थी। इसके बाद जो कार्तिक होता है खुशी की उस जगह पर जाता है जहां पर खुशी रहा करती थी और वहां से खुशी के बारे में जानकारी निकालता है। तो वहां पर कार्तिक को पता चलता है कि खुशी अपने कमरे के अंदर बंद रहा करती थी और उसके बाद एक दिन अचानक से वो अपना सब कुछ छोड़कर ऐसे ही घर से बाहर निकल जाती है और इधर उधर घूमने लगती है। यानी कि खुशी धीरे धीरे करके डिप्रेशन में चली गई और धीरे धीरे पागल हो गई। पागल होने के कारण वह इधर उधर घूमा करती थी और घूमती हुई वह कार्तिक को मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी कहानी खुशी और कार्तिक की। आप लोगों को जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।